पढ़ोगे, जिसमें 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन आप पढ़ने वाले हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले आप प्लांट के पढ़ोगे, उसके बाद ह्यूमन बींग्स के भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल, अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, कॉन्टिन्यूटी लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पे इतनी सारी स्पीसीज एग्जिस्टेंस में है, तो वो किसकी वजह से है, रिप्रोडक्शन की वजह से है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आप यहाँ पर देखोगे तो 2 टाइप्स के मेनली आप अपने सिलेबस में देखने वाले हो। वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्टली हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट। एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसके अंदर भी आप बहुत सारे डिफरेंट मोड्स पढ़ोगे, जैसे फिजन हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया। तो ये सारे के सारे जो मोड्स हैं वो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व करते हैं और वहाँ पर उनका जो है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसी में से आप जो फर्स्ट करोगे दैट इज फिजन। तो इसमें से आपको एग्जाम्पल एज वेल एज स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आपको बनाकर दिखाइए, या फिर पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दे देंगे और कहेंगे कि इसमें जो है किस टाइप का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्टली ये फिजन में बेसिकली होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड ईच हाफ गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें सिंपली ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं हाफ में, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उनका न्यूक्लियस भी अलग हो जाता है और 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो फिजन में आपके पास 2 एग्जाम्पल है, आपका हो गया अमीबा, दूसरा हो गया बैक्टीरिया। लेकिन फिजन भी आपके फर्दर 2 टाइप्स के हैं, कि एक तो है बाइनरी फिजन जिसमें ओनली 2 सेल्स फॉर्मेशन होता है। लाइक एग्जाम्पल है अमीबा की, एक अमीबा से पहले सिंगल है, उससे 2 बनेंगे, 2 से अगेन वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके 2 से 4 इस तरीके से जो है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें मल्टीपल फिजन होता है, जिसमें एक ही टाइम पे बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर आपके लिए अमीबा का तो स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख सकते हो और इसका स्ट्रक्चर आप बना के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म breaks into pieces and each pieces give rise to a new organism। तो ये आपका इस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी वजह से या इंसिडेंस की वजह से अगर वो किसी टुकड़े में बट जाते हैं, 2-3 टुकड़ों में, तो हर जो टुकड़ा होगा उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया, जिसमें प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है कि एक सिंपल प्लेनेरिया है, अगर किसी वजह से वो टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसका हर पार्ट धीरे धीरे क्या होगा, बाद में डेवलप होके एक जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये फ्रैगमेंटेशन को याद रखना है। साथ में आगे चलते हैं, रीजनरेशन को कवर करते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है कि अगर किसी वजह से कट जाता है तो उस केसेस में भी ये सारा आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आप हाइड्रा के देख सकते हो कि हाइड्रा में मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसके रीजनरेशन बडिंग से भी हो जाता है, रीजनरेशन से भी हो जाता है, कि मतलब अगर किसी इंसिडेंस की वजह से अगर ये भी कट जाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, इनकी धीरे धीरे ग्रोथ होकर ये एडल्ट पूरा बन जाते हैं, पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर बडिंग है। तो बडिंग का भी एग्जाम्पल आप हाइड्रा से यहाँ पर कवर करोगे कि बडिंग में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसमें सबसे पहले एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये डेवलप करते हैं और एक टाइम पे ऐसा होता है कि अपने पेरेंट बॉडी से डिस्पैच हो जाते हैं, और जब उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है और उसके बाद वो अपना एक न्यू इंडिविजुअली के रूप में वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें हाइड्रा और ईस्ट का एग्जाम्पल है और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपकी एनसीईआरटी बुक में पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना आप। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में
होता क्या है, ये आपका प्लांट का असेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन है। तो इस वाले रिप्रोडक्शन में रूट लीफ, जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके पास सीड नहीं होता, सीड से ही बेसिकली न्यू प्लांट बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनका सीड नहीं होता, तो उनको उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से करवाते हैं, स्टेम की हेल्प से, रूट की हेल्प से, या फिर लीव्स की हेल्प से। जब हम उसको यूज करते हैं और एक सुटेबल कंडीशन को प्रोवाइड करके, तो वो चीज़ आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें दो कॉमन मेथड आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कॉमन है। वो आपका लेयरिंग है और कटिंग है, जिसको एग्जाम्पल हम यूज़ भी करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है बनाना हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया। तो इन सब के आपको पता है कि सीड होते नहीं है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जो न्यू प्लांट बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से। The plant produced through vegetative propagation is genetically identical to parent plant। अब इसका ये बेनिफिट कह सकते हैं आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो भी प्लांट बनेंगे उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि वो आइडेंटिकली जैसा उनका पेरेंट प्लांट होता है वो सेम टू सेम उस तरीके से ही न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसी के अंदर आपका टिश्यू कल्चर भी है। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। किसी प्लांट का जो ग्रोइंग जो भी टिप ग्रो कर रहा होता है, तो उसको कट करके जब न्यू प्लांट को हम क्या कर देते हैं, ग्रो करवा देते हैं, तो वो आपका टिश्यू कल्चर होता है। दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। तो इसको मतलब कुछ इस तरीके के मीडियम में रखा जाता है सो दैट कि उसमें फॉर्मेशन हो जाए सेल्स का, और उसके बाद कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक हार्मोन मीडियम में, जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर सके और उसके बाद फर्दर वो डिफ्रेंसिएशन कर सके। और इसमें टिश्यू कल्चर में जो हम प्लांट ग्रो करते हैं उसका एग्जांपल है आपका ऑर्नामेंटल, जितने भी प्लांट होते हैं जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा ऑर्किड है, उसको भी हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से ही उनको ग्रो करवाते हैं। उसके बाद आपसे एग्जाम में आपका ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि टिश्यू कल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स इस टाइप के हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांट को भी ग्रो करा सकते हैं, लाइक आपका बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी जो है लूज कर दी है सीड को प्रोड्यूस करने की। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट वो तो यही है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यू प्लांट्स आर, और अगर हमें न्यू प्लांट्स बनाने जो कि सिमिलर होने चाहिए पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स जैसे ही होने चाहिए। सपोज करो कि कोई किसी मतलब फ्रूट है और वो बहुत ही अच्छा फ्रूट है, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल भी है, तो हम क्या चाहेंगे कि उसका सिमिलरली ही उसका दोबारा से जो न्यू प्लांट बने वो भी सिमिलर बने। तो उसकी वजह से यहाँ पर टिश्यू कल्चर का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, और इसमें ये भी होता है कि फ्रूट्स ऐसे बनते हैं जिसके अंदर बीज नहीं होता, तो खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे हाइफी राइजोपस के अंदर होता है, एंड अ ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर इन राइजोपस आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में राइजोपस के ऊपर जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइपी, तो उसमें क्या होता है कि एक स्पोर सा बन जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आप यहाँ से स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि ये धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और उसके बाद वहां से दोबारा से जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है कि दो डिफरेंट जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें फीमेल हो गया और मेल पेरेंट। तो जब हमने असेक्सुअल करा था तो उसमें क्या था कि उसमें इन्वॉल्वमेंट होता था ओनली सिंगल पेरेंट का, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा जो दोनों पेरेंट होंगे, फीमेल एंड मेल। और उसके बाद जितने भी अगर बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जब वो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, तो वहां पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल, मतलब कि वहां पर तो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सही रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता रहता है, उनकी जो साइज बढ़ते रहते हैं, तो वहां पर जो है मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, कि मतलब धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इस अर्थ पे जिस तरीके से टेम्परेचर में या फिर इसके माहौल में, इन्वायरमेंट में जिस तरीके के चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको टॉलरेट करने का, उसको सहन करने की जो क्षमता है वो तभी आती है जब जो है ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे तो मियोसिस, जो हमने एमसीक्यू में भी कवर कर लिया था कि मियोसिस की वजह से ही वेरिएशंस आते हैं, जबकि डीएनए कॉपी की वजह से सिमिलैरिटीज आते हैं पेरेंट्स से। अब यहाँ पर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू
recombinants और variants. Sexual reproduction involves the mating of germ cells also known as gametes. तो इसमें क्या होता है कि germ cells का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो जब मैट करते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे पहले जीमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो ये जीमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाप्लॉइड नेचर में होते हैं. उनका जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है और इन जीमेट्स को जब वो मियोसिस की प्रोसेस में जाते हैं तो मेल जीमेट और फीमेल जीमेट दोनों क्या करते हैं, हाप्लॉइड सेट को जब कंबाइन होते हैं तो दोबारा से क्या बना देते हैं, सिंपल. जैसा कि मतलब जैसा एक पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए तो उतने ही नंबर ऑफ हो जाते हैं. तो इसी वजह से हाफ होने का रीजन भी यही है. अब नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो फ्लावर क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि एंजियोस्पर्म में होता है. और फ्लावर के अंदर मेन जो पार्ट्स हैं वो आपका सेपल्स है, पीटल्स है, स्टेमन्स है. उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं. फ्लावर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसी फ्लावर्स होते हैं जिसके एक ही जो फ्लावर है उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल. जबकि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका मेल अलग होता है फ्लावर और फीमेल वाला अलग होता है, फिर उनको कोई ना कोई किसी एजेंट की जरूरत होती है जिसकी वजह से फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है. तो दोनों के एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस और मस्टर्ड आपका बेस्ट एग्जाम्पल है याद रखने के लिए, और यूनिसेक्सुअल में पपाया, वाटरमेलन. तो इस तरीके से याद रख सकते हो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए. तो यहाँ पर ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसको भी आपको बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है पिस्टिल का या फिर उसका दूसरा नाम कापिल है, तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. जबकि स्टेमन वाला पार्ट है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है, ये मेल वाला पार्ट है. तो ये आपका जो फ्लावर है ये हिबिस्कस का है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन करके ये है कि पिस्टिल जो होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो सोलन बेसल पार्ट है जिसे हम ओवरी कहेंगे, मिडल जो होता है एलोंगेटेड वो स्टाइल है, और टर्मिनल जो है वो स्टिग्मा है. उसके बाद जो ओवरी है उसी के अंदर ओब्यूल्स कंटेन करते हैं और जो जितने भी ओब्यूल्स होते हैं उसके अंदर एक एग सेल मौजूद होता है. नेक्स्ट है कि स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द स्टिग्मा. एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को सबसे पहले वो कंटेन करता है और उसके बाद वो फीमेल जीमेट से फ्यूज करके जो कि एग सेल्स है उसके साथ फ्यूजन के बाद जाइगोट बनते हैं और उसके बाद ही वहां पर फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट्स का. नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन. तो पोलिनेशन बेसिकली यही होता है कि पोलन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जो क्या करते हैं एंथर से लेकर स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है वो होता है पोलिनेशन. और जब ये पोलिनेशन सेम फ्लावर में हो, मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो वो तो होता है सेल्फ पोलिनेशन. लेकिन जब एक अलग फ्लावर से लाकर किसी एजेंट के थ्रू अनदर फ्लावर में जब इनका पोलिनेशन होता है तो वो होता है क्रॉस पोलिनेशन. अब उसी के अकॉर्डिंग सीड फॉर्मेशन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हमने यहाँ पे कर ली थी कि पोलन ग्रेन्स जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एंथर में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्लावर के स्टिग्मा में. क्यों, थ्रू दी एजेंट्स लाइक एयर, वाटर और एनिमल्स, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मधुमक्खी एंड ऑल, तो ये सारे एजेंट्स की तरह काम करते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं. नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स व्हिच पासेस थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी. अब पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब से वहां पर पास स्टाइल के थ्रू वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल तक जो कि ओवरी में प्रेजेंट होता है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जीमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और जब भी मेल और फीमेल जीमेट्स का फ्यूजन होता है तो वो होता है पॉइंट आपका फर्टिलाइजेशन. और जाइगोट जो प्रोड्यूस होता है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है कि जाइगोट जो है डिवाइड्स कर देता है टू फॉर्म ओम्ब्रियो एंड ओब्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली. ओब्यूल में क्या होता है, एक थिक सा कोट बन जाता है और धीरे धीरे वो सीड में चेंज होने लगता है. जबकि ओवरी का जो पार्ट है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो अदर पार्ट्स बचे होते हैं फ्लावर के वो सारे जैसे पिटल्स हो गए तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, गिर जाते हैं वहाँ से. उसके बाद सीड जो है जर्मिनेट करके फिर से नया प्लांट बना देता है एक सुटेबल कंडीशन, जब उसे एयर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है
और उसके बाद सॉइल मिलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो सीड दोबारा से जर्मिनेशन होकर एक न्यू प्लांट बना देता है और फिर अगेन वही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये इस डायग्राम से आप कंप्लीटली देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आपका ये फ्लावर वाला पार्ट है, तो फ्लावर वाले पार्ट को, जैसे इस वाले पार्ट को हमने पूरा यहाँ पर दिखाया फीमेल पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद यहाँ से फ्यूजन होगा, यहाँ पर से देखिए इस तरीके से पूरा इन लोगों ने बताया है कि इस तरीके से सीड कोट बनेगा एंड और फिर से सीड फॉर्मेशन होकर न्यू प्लांट आपका बन जाएगा। तो वैसे तो आपका जब सीड फॉर्मेशन का आएगा तो आपको इतना बड़ा बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, बाकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर है जो कि आपको बनाना है, तो उसी चीज़ की आपको देखनी है। अब यहाँ पर आपका प्लांट वाला रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है और सेक्सुअल टाइप में भी कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। तो ये आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस सिलेबस में आपका ये चैप्टर डाला इसलिए गया है क्योंकि क्लास 11 से बहुत सारे स्टूडेंट जो है साइंस स्ट्रीम से हट जाने वाले हैं, तो ऐसे में बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दैट्स वाई हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपका रिप्रोडक्शन जो है और सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा जो हमने प्लांट के अंदर आपका सेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन है वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम यहाँ पर आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, बट जिस तरीके से बॉडी बड़ा होता रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती रहती है, तो वहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पॉसिबल होता है और वही बेस्ट होता है। उसके अलावा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ वो भी देखे थे, एडवांटेजेस भी देखे थे कि उसका क्या फ़ायदा है, किस तरीके से उसमें वेरिएशंस आते हैं, एवोल्यूशन होता है, जो कि इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही हमने यहाँ पर कवर किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन में है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ होता है। इट मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स जो हैं वो उस तरीके से अपने टाइप सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। मेल पेरेंट्स प्रोड्यूसेस मेल जीमेट्स कॉल्ड स्पर्म। तो जो भी मेल पेरेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल जीमेट्स जिसको स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं फीमेल जीमेट्स जिसको हम ओवा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं दे हैव टेल एंड देयरफॉर मोटाइल, वो मूवमेंट कर सकते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन द टेस्टीज, और उनका जो प्रोडक्शन लार्ज नंबर में होता है टेस्टीज में। जबकि अगर वही बात करें फीमेल के जिमेट्स के बारे में, तो ये ओवम है जो कि बिगर साइज होता है, नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं कर सकते, एंड ओनली वन ओवरी प्रोड्यूसेस वन ओवम इन 1 मंथ। एक मंथ में ओनली एक ही ओवरी का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है बोथ द जीमेट्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर। दोनों जो जीमेट्स है, मेल जीमेट्स स्पर्म्स हो गए, फीमेल जीमेट्स ओवा हो गए, दोनों के दोनों माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होते हैं एंड हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उनके अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो हाफ होती है। हम बात करें अगर पूरे बॉडी सेल्स के बारे में, क्योंकि जब बाद में उनका फ्यूजन होगा तो वो हाफ मिलकर क्या हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इसी में देखोगे सेक्सुअल मैच्योरेशन, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स ओवा एंड स्पर्म स्टार्ट इन द बॉडी। जब एक लाइफ का एक ऐसा पीरियड जिसमें जो है जो रिप्रोडक्शन के स्टेज का जो पहला स्टेज होता है, जिसमें फीमेल में ओवा जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होने लगता है और मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, तो इस पीरियड को हम, जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन मेल्स में, तो 11 to 13 ईयर्स के एज में होता है, जबकि ह्यूमन फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स के एज में जो प्यूबर्टी का एज है उसमें आ जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चेंजेस क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, कुछ चेंजेस गर्ल्स में और जबकि कुछ चेंजेस बॉयज़ में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से एमसीक्यू वगैरह पूछ ले कि दोनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। तो अगर मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करें तो वहाँ पर थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, स्किन जो होते हैं ऑयली हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह जो है इसी प्यूबर्टी एज के आने के बाद ही स्टार्ट होते हैं। हालांकि ये जो प्यूबर्टी जो है डिफरेंट मतलब हर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, किसी में जल्दी तो किसी में लेट भी हो सकता है। जैसे आपका वहाँ पर एज वेरिएशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, मतलब कि 14-15 तक भी किसी में चला जाता है।
उसके बाद गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल्स के में चेंजेस एट द प्यूबर्टी, फर्स्टली चेंज आएगा जो ब्रेस्ट साइज है दैट इज बिगिन टू इंक्रीज एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। बॉयज़ के बारे में बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस पे थिक हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं और वॉइस जो है उनकी क्रैक होनी शुरू हो जाती है और यही सारे चेंजेस आते हैं। तो यही चेंजेस एक सिग्नल देता है कि अब जो है इनकी बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पर फुली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है, हो सकता है आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर को लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर को भी आपको एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है दैट इज टेस्टिस। So a pair of testes are located inside scrotum which is present outside the abdominal cavity। तो पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड होते हैं किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम हैज ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो स्क्रोटम ही उस चीज़ को वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जर्म सेल्स, जो मेल के अंदर जर्म सेल्स हैं स्पर्म्स, उसका फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है। इसके अलावा टेस्टिस जो है मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन है, उसको हमने 7 चैप्टर में भी कवर किया था सेक्स हार्मोन के बारे में, मेल का फीमेल का अलग अलग। तो टेस्टिस का ही काम है कि वो मेल का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा। और टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का काम। और उसके अलावा जो एज ऑफ प्यूबर्टी है उसके टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उसका काम भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। नेक्स्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट दैट इज वेस्ट डिफरेंस। और वेस्ट डिफरेंस क्या काम करता है, इट पासेस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। तो ये जो भी प्रोडक्शन होता है स्पर्म का टेस्टिस में, तो उसको पास करता है वहाँ से लेकर यूरेथ्रा तक, और सी पार्ट आपका यूरेथ्रा ही है। तो इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। तो मेल में जो स्पर्म्स के लिए और यूरिन के लिए दोनों का कॉमन पैसेज यूरेथ्रा है, और जिसकी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम पेनिस बोलते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड भी वहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म्स। तो ये सब हेल्प करते हैं स्पर्म के सिक्रेशन के लिए, क्योंकि ये इस एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को और उसके ट्रांसपोर्ट को ईजी करता है। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी डिफरेंट पार्ट है। तो उसमें सबसे फर्स्ट है ओवरी। अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के दोनों साइड्स में पेयर ऑफ ओवरी जो है लोकेटेड होता है। और यहाँ पर मतलब काम क्या क्या होता है, तो फीमेल जर्म सेल्स जो एग्स का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल, जब भी एक गर्ल का बर्थ होता है तो उसी टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बट प्यूबर्टी के एज पे वो जो एग्स हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट कर जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई वन ऑफ इट्स ओवरीज। और हर महीने एक ही जो है ओवरीज वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ओवरी जो भी एग प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिसीव करने का काम, और उसके बाद फर्दर इसको ट्रांसफ़र करने का काम। जो भी एग प्रोड्यूस होता है ओवरी के द्वारा तो इसको रिसीव करता है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, और उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देता है, यूटेरस में। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन जहाँ पर होता है, फ्यूजन ऑफ मेल जीमेट्स एंड फीमेल जीमेट्स, वो भी यहीं पर होता है। तो ये क्वेश्चन में आपका 1 मार्क से हो सकता है कि ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस पार्ट में होता है, तो दैट इज ओविडक्ट और या फिर फैलोपियन ट्यूब। जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है सी पार्ट, दैट इज यूटेरस। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर अगर इन द केस की फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहीं पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूटेरस ओपन्स इनटू वैगिना थ्रू कैर्विक्स। और उसके बाद यूटेरस जो है वैगिना में भी ओपन होता है थ्रू दी कैर्विक्स और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स और आते हैं कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि एग फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें 2 केस आते हैं कि जब एग फर्टिलाइजेशन होता है और दूसरे केसेस में जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है। तो फर्स्टली है कि एग का जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है
या फिर हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम फर्टिलाइजेशन होने के पॉइंट्स पे कर रहे हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूटेरस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसे हम जाइगोट बोलेंगे और उसको फर्दर कहाँ पर भेज दिया जाएगा, यूटेरस में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर एक एम्ब्रियो डेवलप होगा और धीरे धीरे उनका जो है डेवलपमेंट होना शुरू होगा। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दी मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एम्ब्रियो को जितना भी न्यूट्रिशन मिलेगा वो मदर के ब्लड से मिलेगा। किसकी वजह से? एक स्पेशल टिश्यू बनता है उस टाइम पे, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, और इसी से वहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल दोनों का एक्सचेंज जो है प्लेसेंटा की हेल्प से होता है। तो ये प्लेसेंटा का टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे देख लेना अच्छी तरीके से। बाकी तो वैसे आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद The time period from the fertilization up to the birth of a baby is called gestation period। तो टाइम पीरियड जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन और जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और ये लगभग 9 मंथ्स का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, देन द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। यूटेरस हर महीने ये प्रिपेयर करता है कि हो सकता है कि फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर आ जाए। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, और उस टाइम पे जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है उसे थिक बनाते हैं, स्पॉन्जी बनाते हैं, सो दैट कि जो एम्ब्रियो अगर इन केस की फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो को उसे सपोर्ट कर सके और वहाँ पे वो अच्छी तरीके से और डेवलप हो सके। बट व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस लाइनिंग की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। देन दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वेगिना एज ब्लड एंड म्यूकस, एंड दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 days every month, and this is the called menstruation cycle। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ वेलबींग इन टर्म ऑफ safe sex reproductive fitness as well as the absence of any reproductive diseases। तो ये आपका एक ऐसा स्टेट ऑफ वेलबींग है जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि सेक्स जो है बहुत ही सेफली हो रहा हो और कोई भी रिप्रोडक्टिव डिजीजेस वहाँ पर नहीं हो रहे हो, क्योंकि अनसेफ सेक्स से बहुत सारी डिजीजेस आती हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नाम आपको तीनों को याद रखना है। एक तो गोनोरिया है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, और सिफिलिस है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और दूसरा है एड्स जो कि इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो होता किससे? एक वायरस है HIV, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म, और एड्स किसकी वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से, जबकि ये दो और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा कि फीमेल में हर मंथ एक प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे में तो मतलब अगर चाहे तो अगर कंट्रोल ना करे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से बर्थ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स जो है यहाँ पर लिए जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है हर टाइम पे ऐसा माना जाता है कि एवरेज जो एक फीमेल है वो एवरेज अपनी लाइफ में 40 जो है वहाँ पर चाइल्ड को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा वैसे ही इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल तीनों मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड, जिसके अंदर हम करते क्या है, दीज आर यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सीमन टू द फेलोपियन ट्यूब। मेनली क्या है कि फर्टिलाइजेशन होने से बचाएंगे तो ऑफकोर्स बर्थ पे कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी सीमन से फेलोपियन ट्यूब तक जाता है तो उस पैसेज को ही रोक दिया जाता है। तो वो आपका मैकेनिकल मेथड कहलाता है, जिसके अंदर जो 2-3 और भी इसके हो जाएंगे। तो फर्स्टली क्या हो सकता है, यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स हो सकता है, डायफ्राम हो सकता है, या फिर इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो कॉन्डोम्स आर thin rubber tubes worn over the penis before sexual intercourse. The semen gets collected in this and it is not discharged into the vagina। जब उसमें वो डिस्चार्ज होगा नहीं तो उस केसेस में फर्टिलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो देयर इज अ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो तो ये तरीका है कि उस तरीके से रोक सकते हैं। नेक्स्ट डायफ्राम, इट इज द थिन रबर फिक्स्ड ओवर अ फ्लेक्सिबल मेटल रिंग विच इज फिटेड ओवर द सर्विक्स इन अ वुमेन बॉडी बाय ए डॉक्टर। तो ये डॉक्टर के थ्रू किया जाता है, उसमें फिक्स कर दिया जाता है, सो दैट कि वहाँ पर भी क्या हो, फर्टिलाइजेशन को रोकने की पूरी यहाँ पर मतलब मेनली मेथड यही है। बाकी मेथड कोई भी हो, मेन मकसद ये है कि किसी भी हाल में फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड है IUCD, इट इज इंसर्टेड इन द यूटेरस एंड इट्स इंसर्शन कॉज सर्टेन सिक्रेशन विच प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरिन वॉल। तो इसमें कुछ इस तरीके से चीज़ों को डाला जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूटेरिन वॉल में होता ही नहीं है। तो इससे भी
क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। और सेकंड नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में है दो तरीके के, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यूज ऑफ स्पर्मिसाइड होते हैं आपका, these are strong sperm killing chemical available in the form of cream, jellies etc which are injected through the vagina just before copulation। तो ये कुछ sperm killing chemicals होते हैं जो कि जेलीज या फिर क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसको इंजेक्ट कर दिया जाता है बिफोर कैपुलेशन, सो दैट कि जितने भी स्पर्म ट्रांसफर हो वो वहीं पे उनकी डेड हो जाए। सेकेंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दीज आर हार्मोनल पिल्स विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन बट डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कुछ ऐसे हार्मोनल पिल्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन को तो रोक सकते हैं बट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ये नहीं रोकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिसको यूज करते हैं। थर्ड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड इसको सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि परमानेंटली जो है उस चीज़ को हटा देता है कि उसके बाद कोई चांस ही नहीं रह जाता। तो उसमें है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी के अंदर क्या है, ये वेसेक्टोमी जो है बेसिकली ये मेल्स में जो करते हैं, नसबंदी टाइप इसे कहते हैं, और ये ट्यूबेक्टोमी फीमेल में है। तो वेसेक्टोमी इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लिगेटिंग द वेस्ट डिफरेंस इन द मेल्स, क्योंकि मेनली जो वेस्ट डिफरेंस का ही मेन फंक्शन होता है कि स्पर्म को वहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो अगर उस चीज़ को वो वहाँ से कटिंग कर दे, लिगेटिंग कर दे, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब उसमें कोई चांस नहीं हो जाएगा कि वहाँ से स्पर्म जो है वो ट्रांसफर हो सके। सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में है इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लिगेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द फेलोपियन ट्यूब्स। अब फेलोपियन ट्यूब्स का वहाँ पे भी मेन फंक्शन है, तो उस चीज़ को अगर कट कर देते हैं तभी भी वहाँ पर जो है फर्दर फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन इज कैरिड आउट टू एलिमिनेट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑलरेडी जब एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है बट उस टाइम पे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो अबॉर्शन होता है। हालांकि इस प्रैक्टिस को मिसयूज किया जाता है फीमेल फेटिसाइड के रूप में या फिर फीमेल फीटस को डेथ करने के लिए, जैसे पहले से पता कर लेते हैं कि जो चाइल्ड है वो गर्ल है या बॉय है। तो ये जो अबॉर्शन वाला मैटर बहुत ही मतलब इसके लिए काफ़ी ये ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी, अगर आप नए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट कि आपको कोई भी नई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए।